सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड इसी टॉपिक से यानी क्रिया के टॉपिक से आपके लास्ट ईयर ही 3 क्वेश्चंस देखे गए थे एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन आपके बने हैं। तो एकदम ध्यान से आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ लेना है अच्छे से एंड बिल्कुल डेप्थ में बहुत ही ईजिली हम लोग समझेंगे कि कितने सारे भेद होते हैं एंड सभी के एग्जांपल्स अच्छे से लर्न करेंगे। क्रिया तो साथ में पढ़ेंगे ही, साथ में हम लोग वाच्य भी पढ़ेंगे एंड एक और टॉपिक हम लोग लास्ट में देख लेंगे जो कि बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक है, यानी क्रिया, काल और वाच्य तीनों ही हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। बहुत ही ईजी है, किसी काम का करना या होना, इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया का सीधा सीधा मतलब क्या है? काम। ठीक है, क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होगा। जैसे अब आप बोलोगे कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें कौन सा काम हो रहा है ना? मैं लड़का हूँ, तो ये जो हूँ जो आपका आ रहा है ना, ये सहायक क्रिया कहलाती है हमारी। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बिना क्रिया की मदद से, ठीक है, बिना क्रिया की मदद से हमारा कोई भी वाक्य क्या होता है? पूर्ण नहीं होता है। जैसे आपने हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ा होगा आई एम अ बॉय, तो एम इज आर, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बिना हमारा कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। यानी कि क्रिया की मदद से ही हमें पता चलता है किसका कर्ता कौन है, मतलब काम को कौन कर रहा है, कर्म क्या काम हो रहा है, और साथ में टाइम का भी हमें क्रिया से ही पता चलता है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया रूप को क्या कहते हैं? संस्कृत में धातु कहते हैं। और धातु बेसिकली क्या है, इसको आपको समझ लेना है। धातु है मूल रूप। ठीक है, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। एंड इसी धातु में जब ना को जोड़ करके शब्द बनाया जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? हिंदी का क्रिया बन जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पढ़ जोड़ ना पढ़ना बन गया हमारा, उठ जोड़ ना क्या बन गया? उठना बन गया। तो यहाँ पे आप लोग गौर कर सकते हो, ये जो पढ़ है ये हमारा क्या है? धातु रूप हो गया। ठीक है, इसके साथ में हमने जब ना लगाया तो ये क्या बन गया? हमारा क्रिया बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो क्रिया है, क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिभाषा एक लाइन में देख लीजिए। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्रिया के जो भेद हैं उसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे। इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेशन से पूछा जाता है, उसके एग्जाम्पल से पूछा जाता है। तो क्रिया के आखिर कितने भेद हैं यहाँ पर आप लोग देखेंगे। सबसे पहले तो एक होता है कर्म के आधार पर, दूसरा हो गया संरचना के आधार पर, और तीसरा हो जाता है काल के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर हम देखते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, दो तरह की क्रियाएं होती हैं। इन सबको अभी हम लोग समझेंगे एंड इनकी भी हम लोग देखते हैं कि बाद में इनके भी प्रकार है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर हमारा भूतकालिक क्रिया हो गई, वर्तमान क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया हो जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। तो यहाँ पर ये जो नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ये सबसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे इन टॉपिक्स को भी। सो सॉरी, ये क्या हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्या होता है? क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है। ठीक है, कर्म के आधार का मतलब क्या है कि किस चीज़ पर जो क्रिया है, जो काम किया जा रहा है, वो जिस चीज़ पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर दो प्रमुख भेद है, जैसा कि हमने देखा था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या हुआ कि जो कर्म है इसमें क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है, स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा क्या हो जाती है? जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब कि जो कर्म है उस पर क्या पड़ता है? हमारा जोर पड़ता है। ठीक है, क्रिया का जो फल है कर्ता को छोड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बच्चा चित्र बना रहा है या सीता
जो गीता है वो सितार बजा रही है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कर्म है, मेन हाईलाइट क्या है हमारा, ये जो कर्म है वो है, ठीक है, कि जो भी कर्म किया जा रहा है उसका जो फल है जिस पर पड़ रहा है, ठीक है, जो चीज़ भी प्रभावित हो रही है, यानी कि जो बच्चा है वो ड्राइंग बना रहा है, चित्र बना रहा है, तो चित्र प्रभावित हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सितार बजा रही है, तो यहाँ पे कर्म का जो प्रभाव है किस में पड़ रहा है, हमारा सितार पर पड़ रहा है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर क्या होगा, चित्र होगा, यानी कि कर्म हो गया, ठीक है। फिर गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सितार हो जाएगा। ये जो कर्म है, कर्म का प्रभाव सितार पर पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सकर्मक तो अच्छे समझ में आ गया। अब सकर्मक के ही क्या होते हैं, दो भेद होते हैं जो हम लोग देख लेंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसा कि समझ में आ रहा है कि सकर्मक क्रिया पहले हमने देख लिया कि जब कोई कर्म साथ में हो, अगर एक कर्म हो, ठीक है, एक कर्म हो तो उसको एक कर्मक कह देते हैं, दो कर्म हो तो द्विकर्मक कह देते हैं। जैसे पढ़ सकते हो आप लोग यहाँ, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, एक कर्म प्रयुक्त हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म यानी कि पढ़ना हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही काम हो रहा था। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उन्हें क्या कह देते हैं हम, द्विकर्मक क्रिया कह देते हैं। बहुत ही ईजी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो क्या सिखा रहे हैं, तो कंप्यूटर हो गया। किसे सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, छात्रों को। यानी कि इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, यानी कि दो जो भी काम किया जा रहा है, ठीक है, वो दो कर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर दो कर्म, द्विकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अब अकर्मक क्रिया पर चलते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि जिसमें भी कोई कर्म मौजूद ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इस पर जो पूरा पूरा प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, यानी जो कार्य को कर रहा है, ठीक है। आशा सोती है, आशा सोती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कार्य जो हो रहा है उसका फल पढ़ने के लिए कोई कर्म यहाँ पर हमारा नहीं है, ठीक है। तो आशा सोती है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि मान लो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में क्या होता कि अध्यापक सिखा रहे हैं बस होता, तो इसमें क्या होता कि कोई भी कर्म नहीं होता, फिर ये क्या बन जाता, अकर्मक क्रिया बन जाती, ठीक है। अध्यापक सिखा रहे हैं, तो किसे सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये सब तो आया नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाता, अकर्मक क्रिया हो जाता अगर इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। पहले हमने देख लिया कर्म के आधार पर, और दूसरा अब हम लोग देखेंगे संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके क्या होते हैं, 5 प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयुक्त क्रिया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि क्रिया जुड़ी हुई हमें दिखेगी, ठीक है। देखिए, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, आने पर स्वागत करो, तो यहाँ पे आने पर हो गया और स्वागत करना, तो ये दोनों ही क्या है, दो अलग अलग क्रियाएं हैं जिनको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। उनका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, तो ये क्या क्या कहलाते हैं, हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है और स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य और सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे क्या कहते हैं, हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हो कि जो स्वागत करो ये क्या है, हमारा सहायक क्रिया है। उसके साथ हम लोग कुछ और ऐड कर दें कि अतिथि आने पर फूल माला से स्वागत करो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसमें क्रियाओं को। तो ठीक है, संयुक्त क्रिया आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया आखिर क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी कि हम संज्ञा को ले लें, संज्ञा आपने पढ़ लिया, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग वही क्लास करेंगे, विशेषण और कारक का एक टॉपिक बच गया तो वो कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको समझिए कि इन सभी जो शब्द होते हैं जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, मतलब कि इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल जब क्रिया धातु के रूप में प्रयोग हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु
कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग संज्ञा उठाते हैं। संज्ञा क्या है, हाथ है, ठीक है। अब हाथ में या लगा देने से क्या हो गया, हथिया। हथिया जब हम लगा दे रहे हैं, या हमने लगाया तो ये नाम धातु बन गया। फिर नाम धातु के बाद हमने इसमें जब ना जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन गया, क्रिया बन गया, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, ठीक है। नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, तो यहाँ पे हथिया ये जो वर्ड है वो हमारा यूज हो पा रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, नाम धातु क्रिया हो गया, ठीक है। जैसे कि अब आप लोग सर्वनाम का भी देख सकते हो, अपना, अपना को अपना ही रहने देते हैं हम लोग नाम धातु में, और अपनाना ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है, तो ये जो अपना है ना, ये क्या है, हमारा सर्वनाम से बना हुआ, सर्वनाम से सर्वनाम के माध्यम से क्रिया का निर्माण हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो बस नाम धातु से हमें यही याद रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों में जब कुछ प्रत्यय लगा करके उनको हम क्रिया की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, कार्य खुद नहीं करेंगे हम, इसमें प्रेरणा दी जाएगी किसी और को कार्य करने के लिए, ठीक है। तो जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे क्या कहते हैं, हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, ठीक है। तो अब ये जो सरपंच है उन्होंने खुद से क्या किया है, तालाब तो नहीं बनवाया ना, ठीक है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया या फिर किसी मिस्त्री से करवाया। तो यहाँ पर ये जो सरपंच है उन्होंने कार्य नहीं करवाया, जो करता है वो इसमें कार्य नहीं कर रहा होता है, जबकि किसी और को क्या कर रहा होता है, प्रेरणा दे रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि तुम अपने बाल कटवा लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ये जो कार्य है जो करता है वो खुद से नहीं कर रहा है, किसी और को वो प्रेरणा दे रहा है। तो जब भी इस तरह की क्रिया हमें दिखे जहाँ पर जो करता है खुद से कार्य नहीं कर रहा हो एंड प्रेरणा दे रहा हो कार्य करने की, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। पूर्वकालिक, अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक कार्य पहले हो चुका होता है एंड दूसरा कार्य जो होता है उसके बाद होता है। तो जो पहले कार्य हो चुका है उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देखिए, मूल धातु में क्या होता है कि कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया के रूप में बदल दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, बालवीर खेल कर पढ़ने आया, पढ़ने बैठेगा, ठीक है। बालवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, तो यहाँ पर जो खेल कर हम देख पा रहे हैं, ये बालवीर क्या कर रहा है, पहले खेल रहा है, उसके बाद क्या करेगा, पढ़ने बैठेगा, ठीक है, पढ़ने बैठेगा। तो यहाँ पर जो पहले होने वाली क्रिया है वो क्या है, खेल, ठीक है, खेल कर। तो जब भी हमें दिखे कि कर जोड़ करके एक कार्य जो है पहले हो रहा है एंड उसके बाद एक कोई कार्य है जो उसके बाद हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया जो कर लगा करके बनाई जा रही है, जो पहले कार्य हो रहा है, बच्चे ने क्या किया, पहले पढ़ाई करी, फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, सोया है, ठीक है। तो पढ़कर यहाँ जो वर्ड है ये क्या हो गया, हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम लोग। इन वाक्यों में खेल मूल धातु और कर क्या है, एवं पढ़कर में पढ़ मूल धातु है, और उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कर जोड़ करके पूर्वकालिक क्रिया बनाई गई है। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालिक क्रिया भी है, तत्कालिक क्रिया भी है, जिसमें कि आप देख सकते हो इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है। धातु ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे कि अब तात्कालिक क्रिया क्या होती है, यानी कि पुलिस के आते ही चोर भाग गया, आते ही यानी कि जो कार्य है जस्ट तुरंत तुरंत बाद हो रहा है, ठीक है। जैसे कि पुलिस जैसे ही आया वैसे ही चोर, पुलिस जैसे ही आई वैसे क्या हुआ, चोर भाग गए। तो यहाँ पे आते ही ते ही जोड़ करके क्या किया जाता है, जब क्रिया बनाया जाता है, कार्य को दिखाया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, तत्कालिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कृदंत क्रिया क्या होता है। थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ मैं, ओके, 1 सेकेंड, हाँ।
कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जब क्रिया में क्रिया कोई शब्द है उसमें जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रत्यय आपको समझ आ गया होगा, उपसर्ग क्या होता है, शब्दों के आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, तो किसी क्रिया में जो बाद में प्रत्यय लगता है उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से मेल करके कोई शब्द हमारा बनता है तो वो क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। आप सिंपल सा ये भी ध्यान रखेंगे, मान लो आपको वन लाइनर में ही पूछ दिया गया कि कृदंत क्या होते हैं। ठीक है, तो क्रिया के बाद प्रत्यय जब जोड़ करके हम क्रिया शब्द बनाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे आप देख सकते हो, क्रिया क्या है, चल और लिख। ठीक है, तो चल में हमने जोड़ दिया ना, तो ये क्या बन गया, चलना, चलता, चलकर। उसके बाद लिखना, लिखता, लिखकर। ठीक है, तो ये सारे ही क्या हो गए हमारे, ये सारे क्या कहलाएंगे, कृदंत क्रिया कहलाएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी हमने संरचना के आधार पर, बेसिकली संरचना के आधार पर हमने देख लिया कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। अब हम लोग चलते हैं काल के आधार पर, इसे समझते हैं। काल के आधार पर मैं लास्ट में आप सबको रिवाइज करवा दूंगी। काल के आधार पर जिस काल में क्रिया संपन्न होती है, जिस काल के आधार पर क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद हैं। ठीक है, जिस काल पर यानी कि जिस टाइम में कोई भी कार्य सफल हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, काल के आधार पर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो भूतकालिक, जैसा कि समझ में आ रहा होगा, पास्ट टेंस हो गया, वर्तमान कालिक यानी कि प्रेजेंट वाला हो गया, भविष्य कालिक क्या हो गया, जो हमारा फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, यानी कि बीते हुए समय में कार्य का बोध हो रहा है तो हमारा क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। जैसे वह विदेश चला गया। ठीक है, पहले की बात है, ये चीज़ बीत चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बहुत मधुर गीत गाया। ठीक है, उसने बहुत मधुर गीत गाया और पहले गाया है, अभी नहीं हो रहा है या भविष्य में नहीं होने वाला, ये कार्य हो चुका है। ठीक है, वर्तमान कालीन में वैसे ही आप लोग देख सकते हो, जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का क्या होता है, बोध होता है। जैसे कि आप देख सकते हो गीता हॉकी खेल रही है। ठीक है, प्रेजेंट में हो रहा है, ये काम अभी भी चल रहा है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्तमान कालिक हो जाता है। वैसे ही भविष्य कालिक का भी आप लोग देख सकते हो, गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, तो भविष्य में वो जाएगी। ठीक है, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो ये भविष्य में लेगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, काफी इजी था। संरचना के आधार पर थोड़ा याद रखना हमारे लिए वो होता है, बाकी आप लोग अभी बस जैसे ये वीडियो कंप्लीट करोगे वैसे आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो चुकी होंगी। चलिए अब काल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। काल जैसा कि समझ में आता है, टेंस जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वही सेम चीज़ है। काल का अर्थ क्या है, समय है। ये भी अलग से एक टॉपिक बनता है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो, मतलब कि किस टाइम में कोई भी चीज़ हो रही है तो उसे ही हम लोग काल कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने का समय का भी क्या होता है, हमारा बोध होता है। ठीक है, ये काम हुआ है या नहीं। ठीक है, पूर्णता या अपूर्णता और संपन्न कब होगा इसका भी हमें पता चलता है। ठीक है, और काल भी जैसा कि अभी हमने देखा था, काल के आधार पर 3 तरह की क्रियाएं होती हैं, उसी तरह काल भी हमारा क्या होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल होता है। ठीक है, भूतकाल की कुछ भेद हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय जो पहले हो चुका है, उसका बोध होता है हमें भूतकाल से। ठीक है, भूतकाल के भेद अब क्या क्या है, सामान्य, संदिग्ध, हेतु मध्य और उसके बाद आसन, पूर्ण, अपूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य क्या होता है। सामान्य में हमारा ऐसे आ जाता है, अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, तो सामान्य वे में जब हम भूतकाल बता रहे हैं कि ये कार्य पहले हो चुका है तो हमारा सामान्य में आ जाता है। संदिग्ध का मतलब क्या है, खाना नीता ने ही बनाया होगा। यहाँ पे एक कंफर्म पता नहीं है कि ये कार्य पास्ट में किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसे गीता ने ही गाना गाया होगा, तो ये क्या है, हमारा संदिग्ध है, डाउटफुल है, तो संदिग्ध भूतकाल ये हो गया। हेतु मत का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम एक कंडीशन बता रहे होते हैं कि अगर ये चीज हुई होती तो ये चीज होता। ठीक है, तो तुमने पढ़ाई की होती तो तुम उत्तीर्ण हो जाती। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो, जब कंडीशनल ऐसा रहे कि ये चीज हुई होती तो ऐसा हो जाता, तो ये हेतु मत में आता है। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे। आचरण का मतलब क्या है, नगर में एक साधु आए हैं, अविनाश ने गाना गाया है। तो एक साथ ही जब हम दो पास्ट टेंस को दिखाते हैं, भूतकाल के वाक्यों को जोड़ते हैं इस तरह से, तो वो कहलाते हैं आचरण भूतकाल। फिर उसका पूर्ण का मतलब क्या है कि जो कार्य एकदम पास्ट में पूर्ण हो चुका है, जैसे कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। अपूर्ण का क्या हो गया, राकेश पुस्तक पढ़ता था। अपूर्ण
क्या हो गया, राकेश पुस्तक पढ़ता था, यानी कि पढ़ता था, वो आज भी पढ़ता है या नहीं वो हमें नहीं पता चल रहा, अपूर्ण है ये कार्य, ठीक है, हो सकता है वो अभी भी पढ़ रहा हो, ठीक है, तो पढ़ता था यहाँ से अपूर्ण होने का बोध हो रहा है। जबकि यहाँ पे पूर्ण वाले में हम क्या देख पा रहे हैं कि बिल्कुल टाइम के साथ हमें पता चल रहा है कि इस टाइम रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से क्या किया था, लोहा दिया था। अब हम लोग वर्तमान काल पर चलते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कि वर्तमान समय का बोध होता है, जैसे कि आप लोग सामान्य देख सकते हो, प्रशांत खेल रहा है, लता गीता गा रही है, तो ये सामान्य के भेद हो गए। उसी तरह संभाव्य मोहन परीक्षा देता होगा, यानी कि ये कार्य हो रहा होगा, ठीक है, प्रेजेंट में ही आता है, आपका वर्तमान काल के संभाव्य में आता है। फिर अज्ञार्थ, यानी कि तुम यहाँ पाठ पढ़ो, अब मैं चलूँ, तो ये सारे ये दोनों आपके अज्ञार्थ के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग चाहो तो ध्यान रख लेना, बाकी भूतकाल थोड़ा सा ध्यान रखना, वो जो मैंने आप लोगों को बोला याद रखने को वो ध्यान रखना। बाकी इसमें तो वैसे भी 3 ही हैं, तो एक बार रिवाइज भी कर सकते हो आप लोग। अब हम लोग भविष्य काल देख लेते हैं, सेम उसी तरह है। सामान्य में भविष्य काल यानी कि जो फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है, तो सामान्य में हम लोग देख सकते हैं, कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएंगी। तो ये सारे क्या होने वाले, क्लियर पता चल रहा है कि भविष्य में होने वाले हैं। अब संभाव्य में हम लोग देख लेते हैं, संभाव्य यानी कि संभावना है उसकी, वे शायद आगरा जाएं, ठीक है, तो कंफर्म नहीं है कि फ्यूचर में ये कार्य होगा या नहीं होगा, ठीक है। कदाचित आज सोमेंद्र आए, ठीक है, तो यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है कि सोमेंद्र आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आज्ञार्थ का मतलब जिसमें आज्ञा ली जा रही हो या फिर आज्ञा दी जा रही हो। अब आप वहाँ अवश्य जाइएगा, ठीक है, आप वहाँ अवश्य जाइएगा, अब तुमको जाना ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आज्ञार्थ वाक्य है, जिसमें कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वाच्य समझ लेते हैं। वाच्य जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉइस बोलते हैं, वॉइस, ठीक है। वॉइस आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस होती है, बस उसी तरह से, ठीक है। एंड ये आपके वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, बिल्कुल 5 मिनट में जल्दी से हम लोग समझ लेंगे। इसे भी आपका क्वेश्चन बना है, सो ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिसमें मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, ठीक है। वाच्य का अर्थ है कि क्रिया जो वाक्य है हमारा, ठीक है, उसमें प्रधानता किसकी है, ये जब हमें समझ आता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, ठीक है। कर्ता की, कर्म की या भाव की, ठीक है। कोई एक क्रिया वाला हम जब भी वाक्य लेते हैं, ठीक है, तो उसमें 3 चीजों की प्रधानता हो सकती है, ठीक है, या तो कर्ता की हो सकती है, या तो कर्म की हो सकती है, या फिर भाव की हो सकती है। इससे क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को ही क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 2 प्रकार के, हिंदी में 3 प्रकार के, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और फिर भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य। अब कृत्यवाच्य हम लोग सबसे पहले समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है, उसे कृतवाचक कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। इसमें जो क्रिया है वो क्रिया, इसमें कुछ वर्ड मिसिंग है क्या, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। यानी कि जो कर्ता है, कर्ता, जैसे कि कृत्य से समझ भी आ रहा है ना कि इसमें क्या, कौन प्रधान रहेगा, कर्ता प्रधान रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कृत वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे कि आप लोग सेंटेंस एग्जाम्पल ध्यान जरूर रख लेना। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो यहाँ पे जो मैं है वो कार्य को करने वाला एकदम प्रधानता दिखाया जा रहा है। यहाँ पे विमला और तुलसीदास, इनकी प्रधानता यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है। अब कर्मवाच्य देखते हैं, इसमें कर्म की प्रधानता होगी, यानी जो कार्य होगा उसको पहले रखा जाएगा। तो जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है। यानी कि जो क्रिया जो बेसिकली है वो किस पर डिपेंड करती है, यहाँ पर कर्म पर डिपेंड करती है, ठीक है। और कृतवाच्य में क्या होता है, कर्ता पर डिपेंड करती है। कर्मवाच्य सदैव सकर्म क्रिया का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है तो हमेशा ये क्या होता है, सकर्म क्रिया, यानी कि हमेशा इसमें कर्म पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दूध सीता के द्वारा पिया गया, ठीक है, दूध सीता के द्वारा पिया गया। तो अभी हम आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये जो दूध है, दूध सीता के द्वारा पिया गया, ये जो दूध है, पत्र है, मिठाई है और चाय है, जो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह
पिछले सेंटेंसेस में काम कर रहा था वो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, मेन कार्य कर रहा है, ठीक है। यानी कि मेन कार्य किसका आ गया, इन जो कर्म है उनका आ गया। दूध सीता के द्वारा पिया गया, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। क्या यहाँ पे सीता मुख्य है, नहीं है। यहाँ पे मेन कर्म को मुख्यता दी जा रही है कि पत्र को लिखा गया है, ठीक है। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, तो यहाँ पे मेन कौन हो गया, मिठाई मेन हो गया हमारा। चाय राम के द्वारा पी गई, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसे ही हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ से आप लोग चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो कृतवाच्य में। दूध सीता के द्वारा पिया गया, तो आप इसको क्या लिखोगे कि सीता ने दूध पिया, ठीक है। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, तो सीता ने पत्र लिखा। तो आप लोग देख पा रहे हो ना कि कैसे चेंज आ रहा है। तो यही हमारा कर्मवाच्य और कृतवाच्य चेंज करने भी दे दिया जाए तो आप लोग बना पाओ, इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में पिया, लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है, कर्म के अनुसार ही आता है, ये हमने देखा था, ठीक है। इसी प्रकार खा पी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग एग्जाम्पल याद रख लेना और परिभाषा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग भाववाच्य, यानी कि जब भाव को मेन रोल में रखा जाए, ठीक है। जो कार्य का जो भाव है उसको मेन रखा जाए तो उसे हम कहते हैं भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है, ठीक है। कार्य का जो प्रमुख विषय क्या है, भाव है, यानी इमोशन है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के अर्थ की प्रधानता किस में होती है, भाववाच्य में होती है। कर्ता की प्रधानता किस में होती है, कृतवाच्य में होती है। जब हम बोले कि कर्म की प्रधानता किस में होती है, कर्मवाच्य में होती है। अर्थ की प्रधानता किस, क्रिया के अर्थ की प्रधानता किस में होती है, भाववाच्य में होती है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि अर्थ की प्रधानता होती है तो हमेशा ये एक वचन में आता है, पुल्लिंग में आता है और अन्य पुरुष में ही ये होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, लड़के खो खो खेलकर थक गए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे क्रिया या फिर कार्य का जो अर्थ है, ठीक है, या जो मीनिंग है वो ही क्या कर रहा है, यहाँ पे मेन रोल, मुख्य भूमिका निभा रहा है, ठीक है। मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि उठ ना पाने का भाव इसमें व्यक्त किया जा रहा है। सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है कि सीता से मिठाई जो नहीं खाई जाती उसके भाव को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। उसके बाद लड़के खो खो खेलकर क्या हो गए, थक गए हैं, ये भी क्या बता रहा है, हमारा भाव को बता रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये हमारा ये वाला सेक्शन। तो ठीक है, इसी के साथ अभ्यास प्रश्न तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। बस 2 मिनट टाइम लगेगा एंड ओके, गिव मी सम टाइम। मैंने एक पीडीएफ तो बनाई थी जिसमें कि ठीक है, यहाँ तो स्पेस है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिया, ठीक है। क्रिया हमने देखा कि सबसे पहले जो धातु होता है, धातु में ही हम लोग ना वर्ड लगा करके क्रिया को बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के भेद हमने देखे कितने आधार पे, 3 आधारों पर देखे। सबसे पहले हमने काल के आधार पर देखा, ठीक है। एक हमने देखा कर्म के आधार पर, एक हमने देखा संरचना के आधार पर, ठीक है। संरचना के आधार पर, कर्म के आधार पर हमने 2 देखे, अकर्मक और क्या देखा, सकर्मक। सकर्मक के फिर हमने दो देखे, जिसमें कि हमारा क्या आ जाता है, क्या क्या आ जाता है, जल्दी से बताइए। एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक संरचना के आधार पे हमारा क्या हो गया, एक तो नाम धातु, एक हमारा क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। एक हमने पढ़ा था संयुक्त क्रिया। आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो कि इसमें हमने क्या याद करा, क्या पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पूर्वकालिक क्रिया, एक हमने देखा था कृदंत क्रिया, ओके। ये 5 विध हमने इसके अनुसार देखे और काल के अनुसार हमने 3 देखे थे, भूत भविष्य और वर्तमान वाला, ठीक है। तो भूत भविष्य वर्तमान वाला तो आपको अच्छे से ध्यान आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कर्म के आधार पर हमने देखा था अकर्मक, जिसमें कि कोई कर्म ना हो, सकर्मक जिसमें कि कर्म होता है और इसमें भी एक कर्म हो सकता है या फिर 2 कर्म हो सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा था संरचना के आधार पर नाम धातु क्रिया आपने देखा, प्रेरणार्थक क्रिया देखा। नाम धातु क्रिया में क्या होता था कि उसमें हम धातु में जो धातु होता था
उसमें हम सॉरी, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण होता था उसमें ही हम लोग कोई प्रत्यय जोड़ करके क्या बना रहे होते, सॉरी, क्या बना रहे होते थे, क्रिया बना रहे होते थे, जैसे कि उसने उसका घर हथिया लिया, ठीक है। तो हाथ से, हाथ जो संज्ञा थी उससे हमने या जोड़ करके क्या बनाया था कि नाम धातु क्रिया बनाई थी। फिर प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कि दूसरे को प्रेरणा दी जाए, जो करता है वो कार्य खुद ना करके किसी और से कार्य करवाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, जिसमें कि दो कार्य एक साथ होता हो, ठीक है, दो कार्यों को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जो क्रिया पहले हुई है, जैसे वह पढ़कर सो गया या फिर वह पढ़कर खेलने गया, तो यहाँ पर जो पहले कार्य हो रहा है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और साथ में ही जो कार्य हो रहा है, ठीक है, एक के जस्ट बाद एक जो कार्य होता था उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं, जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गए, ठीक है। फिर उसके बाद कृदंत क्रिया, इसमें हमने देखा था कि जो प्रत्यय होते हैं, ठीक है, क्रिया वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कृदंत कहा जाता है, एंड जब इसका इस्तेमाल हम क्रिया रूप में करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हो, एंड ठीक है, तो मिलेंगे आज की लाइव क्लास में हम लोग। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।